तो सर्कुलेशन ये थोड़ा सा क्या है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम जब चैप्टर आएगा वहां पर भी मिलेगा। तो देखिए, सर्कुलेशन 2 टाइप का होता है। एक सर्कुलेशन का टाइप है बेटा ओपन, और दूसरा जो सर्कुलेशन का टाइप है ये है क्लोज। कौन सा है? बड़ा आसान है, तो बस सामने देखते रहो, ध्यान से सुनते रहो। तो ओपन और क्लोज में क्या फर्क होता है ये देखते हैं। जैसे बेटा ये देखो, ये आपका ये हार्ट हो गया। ये देखिए, हार्ट से ब्लड बाहर आया बाय आर्टरी। ब्लड वेसल्स में जो आर्टरीज होती हैं, इनका काम होता है कि हार्ट से ब्लड को बाहर निकालना। ये आर्टरी है, आर्टरी ब्लड को लेकर के बाहर आ रही है और ऑर्गन में सप्लाई कर देंगी। तो ये मान लीजिए एक ऑर्गन है और इस ऑर्गन में ये सेल्स प्रेजेंट है। ये देखिए, तो इनको नेम दे दिया कि ये हैं सेल्स। अब देखो बेटा, ऑर्गन के अंदर जो सेल्स होती है ना, इतनी छोटी होती है कि हमें नेकेड आई से दिखती भी नहीं है। तो सोचो सेल के अगल बगल जो जगह होगी, जो स्पेस होगा, वो कितना छोटा होगा। और इतनी छोटी सी जगह में इतनी बड़ी बड़ी आर्टरी एंटर कर ही नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि आर्टरीज को कोई ऐसी ब्लड वेसल बनानी पड़ेगी जो माइक्रोस्कोपिक हो और इजिली सेल के अगल बगल जो स्पेस है उसको पेनिट्रेट करते हुए आगे बढ़ पाए। ऐसी ब्लड वेसल कैपिलरी होती हैं। कौन होता है? कैपिलरी भी नेकेड आई से नहीं दिखती, माइक्रोस्कोपिक होती हैं। तो ठीक है, आर्टरीज में डिवीजन होता है और डिवीजन होने पर बनती हैं कैपिलरीज। तो ये देखिए कैपिलरीज बन गई। ये देखो, तो एक बात अब अपने दिमाग में ये हमेशा के लिए स्टोर कर लो कि जब किसी भी ऑर्गन या किसी टिश्यू में जब ब्लड जाता है तो ऑलवेज कैपिलरी के फॉर्म में जाएगा, ऑलवेज कैपिलरीज के फॉर्म में। ये हमेशा ध्यान रखना। ऑर्गन या टिश्यू के अंदर अगर ब्लड जा रहा है तो बाय कैपिलरीज, हमेशा ये अपने दिमाग में रखना। तो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड जो है ये ऑर्गन के अंदर आ गया। अब देखो, ब्लड से अगर ऑक्सीजन को सेल में जाना है तो ऐसे आ जाएगी, और सेल से CO2 को ब्लड में जाना है तो ऐसे चली जाएगी। यानी ब्लड और सेल के बीच में अगर कुछ भी एक्सचेंज होगा वाया वॉल ऑफ कैपिलरी, बीच में कैपिलरी की वॉल जरूर मिलेगी। आई बात समझ में कि नहीं? उसके बाद ये जो कैपिलरी होती है बेटा, ये ज्वाइंट होकर के वेन बना देती हैं, और वेन के थ्रू जो ब्लड होता है ये वापस हार्ट में आ जाता है। ये जो सर्कुलेशन आपने देखा, ये जो सर्कुलेशन आपने देखा, यही क्लोज सर्कुलेशन है। तो अब कुछ पॉइंट बना लेते हैं। पहला पॉइंट, क्लोज सर्कुलेशन में ब्लड कभी भी ओपन स्पेस में नहीं आता, हमेशा किसी ना किसी ब्लड वेसल में ही रहता है, आर्टरी में या कैपिलरी में या वेन में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ब्लड वेसल से बाहर आ जाए ब्लड, कभी ऐसा नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है, ब्लड और सेल के बीच में कभी भी डायरेक्ट टच नहीं होता, क्योंकि बीच में हमेशा वॉल रहती है। किसकी? किसके? थर्ड पॉइंट, ब्लड का सर्कुलेशन वेल कंट्रोल्ड एंड फास्ट होता है, क्योंकि ब्लड ऐसा नहीं है कि खुले स्पेस में घूम रहा है, हमेशा वेसल के अंदर रहता है। और वेसल की वॉल में मसल्स होती हैं, और ये मसल्स क्या करती हैं? ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करती रहती हैं। कुल मिला के ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है इन क्लोज सर्कुलेशन। क्लियर है इतना? यही क्लोज सर्कुलेशन है। ये नहीं आएगा एग्जाम में, ये समझने के लिए है। एग्जाम में क्या आएगा कि ये कहां कहां होता है क्लोज सर्कुलेशन। तो इसके लिए बेटा एक है एनेलिडा, एनेलिडा, और दूसरा उसके बाद है सिफेलोपोड, सिफेलोपोड मोलस्का। बेटा अभी जब आप मोलस्का फाइलम पढ़ोगे ना, तो सिफेलोपोड मोलस्क पढ़ोगे और नॉन सिफेलोपोड मोलस्क पढ़ोगे। सिफेलोपोड मोलस्क वो मोलस्क हैं जिनके हेड से लेग्स जुड़े रहते हैं। हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे लेग्स हेड से थोड़ी जुड़े हुए हैं, लेकिन सिफेलोपोड मोलस्क वो मोलस्क हैं जिनमें लेग्स हेड से जुड़े रहते हैं। सिफेलो का मतलब हेड
और पोड का मतलब लेग्स होता है। तो केवल सिफेलोपोड मॉलस्क में क्लोज सर्कुलेशन होता है, बाकी के जो मोलस्का फाइलम के मेंबर हैं उनमें क्लोज नहीं होता, ओपन होता है। और दूसरा यहां पर है कॉर्डेटा, लेकिन सभी कॉर्डेटा में भी सर्कुलेशन क्लोज नहीं होता। कौन से कॉर्डेट में होता है? तो देखो बेटा, इसमें सिफेलोकॉर्डेटा एक तो ये है, सिफेलोकॉर्डेटा एक ये है, एंड वर्टिब्रेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा ये ऐसे कॉर्डेट हैं जिनमें क्लोज सर्कुलेशन होता है। ACC से आप ध्यान रखेंगे, इनमें क्लोज सर्कुलेशन मिलेगा। आइए आइए, अब उसके बाद आगे क्या है बेटा, सारे एग्जाम्पल कवर हो गए। यही ऐसे ऑर्गेनिज्म है आपके सामने जिनमें क्लोज होता है। ओपन की बात कर लेते हैं। देखो ओपन में क्या होगा, देखो बेटा, हम ऐसे पढ़ते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि भाई क्लोज में ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करता है, ओपन में ओपन स्पेस में फ्लो करता है, लेकिन एकदम सही है नहीं। देखो क्या इसमें होता है, जैसे ये हो गया हार्ट, ओपन में हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो आर्टरीज के थ्रू ही कैरी किया जाता है। ये हो गई आर्टरी, और अब आर्टरीज के थ्रू ब्लड जाएगा ऑर्गन में। तो ये देखिए, ये हो गया ऑर्गन, ऑर्गन में ये सेल्स प्रेजेंट हैं, ये देखिए। तो ये बोल दिया मैंने भाई ये सेल्स हो गई। सेल के चारों तरफ जो स्पेस है इसे बोल दिया मैंने ओपन स्पेस, ठीक है, ओपन स्पेस कह दिया। अब आर्टरीज जो होती हैं ये ब्लड को हार्ट से लेके आती हैं, लेकिन आर्टरीज के बाद यहां कैपिलरीज नहीं होती, और ब्लड क्या होता है, सेल के चारों तरफ जो ओपन स्पेस है इन्हीं में डिलीवर कर दिया जाता है। ऐसे कैपिलरीज यहां एब्सेंट होती हैं। दूसरे साइड पर जो ब्लड है इसको वेन कैप्चर करती हैं, और कैप्चर करके ये वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट में रिटर्न करा देती हैं। तो ये वेन हो गई। तो डिफरेंस केवल इतना है कि ओपन में कैपिलरीज नहीं होती और क्लोज में कैपिलरीज भी होती हैं, बस इतना फर्क है। और क्या क्या फर्क है, यहां पर सेल और ब्लड के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, और यहां पर ब्लड और सेल के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। यहां पर फास्ट होगा सर्कुलेशन, ओपन में स्लो होगा, क्योंकि ब्लड को एक टाइम के बाद ओपन स्पेस में डाल दिया जाता है। ओपन स्पेस में कोई कंट्रोल करने वाला होता नहीं है, तो ब्लड जो है स्लो रेट से सर्कुलेट करता है। ये है यहां पर बेटा। अब इसके एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो योर हिना, इससे ध्यान रखना है, योर हिना, योर से यूरोकॉर्डेटा, यानी ये ऐसे कॉर्डेट हैं जिनमें ओपन होता है। और H से हो गया हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में भी ओपन होता है। और E से इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में भी ओपन ही होता है। और जो नॉन सिफेलोपोड मॉलस्क हैं, यानी मॉलस्क में, मॉलस्का फाइलम में सिफेलोपोड को छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी मॉलस्क हैं इनमें ओपन ही होता है। और एक का मतलब हो गया ऑर्थ्रोपोडा, जिसमें कॉकरोच आता है, इसमें भी सर्कुलेशन ओपन ही होता है। तो ये ओपन और क्लोज में डिफरेंस हो गया, मेन एग्जांपल्स ही हैं। एक बार रिपीट करते हैं दोनों लोग मिलकर के। देखो बेटा, सर्कुलेशन ये उधर भी काम देगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी। ओपन क्लोज में फर्क क्या है, क्लोज में ब्लड वेसल्स एंड हार्ट प्रेजेंट, ओपन में भी लिखोगे ब्लड वेसल्स एंड हार्ट प्रेजेंट, बट in case of closed capillaries are present, but in case of open capillaries type of blood vessel present के open, present के absent। अगला, सेल एंड ब्लड के बीच में यहां पर क्लोज में डायरेक्ट कांटेक्ट के इनडायरेक्ट, और यहां कैसा होगा, यहां पर सर्कुलेशन स्लो के फास्ट, और यहां कैसा होता है। एग्जाम्पल है ACC, ए मतलब एनालिडा, सी सिफेलोपोड मोलस्का, और अगला सी है कॉर्डेटा। अगला सी क्या है, ऑल कॉर्डेट्स हैव क्लोज सर्कुलेशन। करेक्ट स्टेटमेंट के इनकरेक्ट है, क्योंकि यूरोकॉर्डेट्स जो कॉर्डेट हैं इनमें सर्कुलेशन क्लोज होता है कि ओपन होता है। योर हिना इनमें ओपन होगा, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, नॉन सिफेलोपोड मोलस्का, और ए का मतलब ऑर्थ्रोपोडा। ए का मतलब क्या है बेटा, बोलो भाई। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम
किस फाइलम से स्टार्ट हुआ, तो आप बोलोगे एनालिडा। एनालिडा से पहले जो फाइलम आते हैं, एस्के हेलमिंथेज, प्लेटी हेलमिंथेज, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, पोरीफेरा, इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ना हार्ट होता है, ना ब्लड होता है, ना ब्लड वेसल्स होती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की जो प्रेजेंस है पहली बार इवॉल्व हुई एनालिडा फाइलम में। कौन से फाइलम में? और ऐसा ही ट्रू सीलोम भी फर्स्ट टाइम कौन से फाइलम में इवॉल्व हुई थी? एनालिडा। बताया था ना ये। एग्जाम्पल लिख लो और एक पॉइंट लिख लो। एग्जाम्पल याद करने का तरीका लिख लो, थोड़ा काम देंगे जब याद करोगे तो। सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट इवॉल्व फ्रॉम एनालिडा फाइलम। सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट इवॉल्व फ्रॉम एनालिडा फाइलम। सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट इवॉल्व फ्रॉम एनालिडा फाइलम। अब क्लियर है बेटा? अभी ठीक है क्या? ठीक है, फटाफट नोट कर सकते हो फिर। ठीक है, तो छोटे से व्हाइट बोर्ड में पढ़ाओ। अब छोटा सा कहां से लेके आऊं? बनवाऊं क्या अलग से अब? हाँ, नोट कर लो फटाफट। हो गया बेटा ये? ठीक है भाई। एग्जाम्पल्स कैसे लर्न करना है ये जरूर नोट कर लें। ये सब डायग्राम्स वगैरह तो पूछे नहीं जाते, सिर्फ समझने के लिए हैं। तो ये आप अपनी श्रद्धा के अनुसार काम में ले सकते हैं। आपको लगता है कि लाभदायक है तो आप लिखें, हानिकारक है तो ना लिखें। हाँ, तो अब हम चलते हैं आगे। और बेटा अभी खत्म हो जाएगा ये, फिर जो बिगिनर बॉक्स में क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे। एक एक से पूछूंगा, पहला क्वेश्चन तुम बताओ, दूसरा तुम। आना चाहिए तब। खुद से तो लर्न करोगे नहीं आप लोग। देखो बेटा, अब उसके बाद अगला जो है ये है नोटोकॉर्ड, और एक है वर्ड यहां पर बेटा स्टोमेटोकॉर्ड, और अगला जो टर्म है ये है नर्व कॉर्ड। देखो बेटा, हाँ इधर देखो, एकदम सीधे बैठा करो ना यार। ये ऐसे क्या उसके अंदर कहां चले जा रहे हो? धीरे धीरे सर करो, पता चला अंदर ही बैठ गए, वहां अंदर घुस गए। सीधे रहो एकदम ऐसे। अब पहला लेक्चर है, कोई एनर्जी ही नहीं जरा सी भी।
देखो, आपके मॉड्यूल में सिर्फ नोटोकॉर्ड के बारे में दे रखा है, पढ़ना भी वही है। लेकिन जब आप फाइलम पढ़ोगे धीरे धीरे, कॉर्डेटा में पहुंचोगे तो वहां नर्व कॉर्ड वर्ड मिलेगा, हेमिकॉर्डेटा फाइलम में स्टोमेटोकॉर्ड वर्ड मिलेगा, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा माइनर में, तो डोर्सल क्या है, वेंट्रल क्या है, स्टोमेटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड क्या है, उसमें कंफ्यूज होने लगोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस वजह से मैं तीनों को एक साथ बता रहा हूं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। डोर्सल, वेंट्रल, सॉलिड, हॉलो, फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल, ये सब एक में ही मिक्स होने लगता है, तो ये आप इसको अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओ। इस वजह से तीनों को मैं एक साथ बता रहा हूं। इससे आसान तरीका नहीं है तीनों को जानने का। देखो जरा, नोटोकॉर्ड क्या है? ये जो है ये वर्टिब्री है। ये क्या है? ये क्या है? ये जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है, उस टाइम इसी वर्टिब्री को नोटोकॉर्ड कहा जाता है, बस इतना जान लो। और उस टाइम ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फिर धीरे 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 ये नोटोकॉर्ड ही हार्ड, नॉन फ्लेक्सिबल होकर के वर्टिब्री में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुल मिला के वर्टिब्री ही नोटोकॉर्ड है, आप ऐसे जान लो। ऐसे ही बेटा, ये ब्रेन है, और वर्टिब्री के अंदर देखोगे, अंदर, तो आपको स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? यही नर्व कॉर्ड है। होता क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पीछे की तरफ एक ऐसी ट्यूब रखी रहती है, ऐसे, इसी ट्यूब को नर्व कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन फिर धीरे 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 इस ट्यूब का एपिकल पार्ट जो है ये ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो लोअर पार्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये नर्व कॉर्ड ही है, आप ऐसे मान लो। ठीक है? तो नोटोकॉर्ड जो है, इसकी पोजीशन हुई बेटा डॉर्सल। देखो, ये वाली सरफेस डॉर्सल होती है, ये वाली सरफेस वेंट्रल होती है, और ये सरफेस लैटरल होती है। तो हमारे हाथ कहां है? डॉर्सल, वेंट्रल के लैटरल। वर्टिब्री कहां है? डॉर्सल, वेंट्रल के लैटरल। आई कहां है? डॉर्सल, वेंट्रल के लैटरल। ये ध्यान रखना। तो इसकी नोटोकॉर्ड की पोजीशन डॉर्सल हो गई। स्टोमेटोकॉर्ड हमारे पास नहीं है, जिनमें है उनमें इसकी पोजीशन वेंट्रल होती है, वेंट्रल। नर्व कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है पीछे की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन ही नर्व कॉर्ड है। तो पोजीशन क्या हुई नर्व कॉर्ड की? डॉर्सल की वेंट्रल? है डॉर्सल। ठीक है, इसकी पोजीशन भी पता लग गई। लेकिन डॉर्सल इन कॉर्डेट्स, हम कॉर्डेट्स ही हैं, तो हमारी बॉडी में ये डॉर्सल है। लेकिन अगर कोई नॉन कॉर्डेट एनिमल आपने उठा लिया, जैसे अर्थवर्म, कॉकरोच, ये सब नॉन कॉर्डेट्स हैं, इनमें अगर आप नर्व कॉर्ड देखो तो आपको उल्टा मिलेगा, वेंट्रल साइड पर। तो वेंट्रल इन नॉन कॉर्डेट्स। तो बताओ, अर्थवर्म में नर्व कॉर्ड की पोजीशन डॉर्सल होगी कि वेंट्रल है? बोलो भाई। हाँ, नॉन कॉर्डल लिख देता हूं, लो। अच्छा, अगर ऐसे मैंने पूछ दिया फिशेज में बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन दे देंगे, स्कोलियोडॉन बोल देंगे, बोले स्कोलियोडॉन में बताओ नर्व कॉर्ड कहां होती है? तो स्कोलियोडॉन फिश है, फिश कॉर्डेट्स हैं, तो पोजीशन कहां होगी? डॉर्सल की वेंट्रल। इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक है? अच्छा, एक चीज और बेटा, अभी तक तो हम कैसे पढ़ रहे हैं कि भाई बाइलेटरल सिमेट्री कौन से फाइलम में है, रेडियल कौन से फाइलम में है। जरूरी नहीं है कि फाइलम के नेम से ही आए, एनिमल के नाम से भी पूछा जा सकता है। पूछ देंगे कॉकरोच में बताओ कौन सी सिमेट्री है, पूछ देंगे अर्थवर्म में बताओ कौन सी सिमेट्री है, स्नेल में बताओ कौन सी सिमेट्री है, स्टार फिश में बताइए कौन सी सिमेट्री है, हाइड्रा में कौन सी सिमेट्री है। तो आपको पता होना चाहिए ये भी कि कौन सा एनिमल किस फाइलम का मेंबर है, तभी आप कर पाओगे। ठीक है ना भाई? अच्छा, पोजीशन पता लग गई। ये वर्टिब्री जो है ये एक बोन है एक तरह से, और नोटोकॉर्ड ही वर्टिब्री है, और बोन, कार्टिलेज, ये सब एंडोस्केलेटन का पार्ट है। ये हेयर्स, ये नेल्स, ये एक्सोस्केलेटन है, और बोन्स, कार्टिलेज अंदर है। ये कार्टिलेज है, देखो ईयर पिन्ना में ये कार्टिलेज है, ऐसे ये बोन है, देखो ये वर्टिब्री भी बोन है, तो ये अंदर की तरफ है। तो नोटोकॉर्ड एंडोस्केलेटन का पार्ट है। तो नोटोकॉर्ड क्या है? कोई पूछे
तो बोलना आप पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन। क्या बोलेंगे बेटा? बोला करो। और ये जो स्टोमेटोकॉर्ड है सेम यहां पर भी यही है, जिसमें भी ये होगा एंडोस्केलेटन का ही पार्ट होगा। लेकिन नर्व कॉर्ड से तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बनता है, और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड स्केलेटन है कि नर्वस सिस्टम है? तो ये जो नर्व कॉर्ड है ये होगा पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ना कि स्केलेटन। ये ध्यान रखना, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है बेटा। इतना क्लियर है सभी को? ये है यहां पर पार्ट ऑफ नर्वस, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। इतना क्लियर है क्या बेटा? बोलो भाई। अब ओरिजिन देख लेते हैं। हर ऑर्गन, हर टिश्यू जर्मिनल लेयर से बनता है, या तो एक्टोडर्म से, या मेसोडर्म से, या एंडोडर्म से। यही बताया था ना? तो ये जो नोटोकॉर्ड है इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्मल, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ये मेसोडर्म से बनता है। इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल, यानी ये एक्टोडर्म से बनता होगा। और ये जो नर्व कॉर्ड है इसका ओरिजिन भी एक्टोडर्मल है, यानी नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन भी एक्टोडर्म लेयर से होता होगा। आगे बात समझ में? अच्छा, नोटोकॉर्ड ये देखो, वर्टिब्री को ऐसे देखो कितना सॉलिड दिख रहा है। तो नोटोकॉर्ड एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। लेकिन स्टोमेटोकॉर्ड जिनमें भी होता है उनमें ये हॉलो होता है। और हमारा ब्रेन पता है अंदर से खोखला है, भरा हुआ नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी कैविटी है, अंदर से खोखला है स्पाइनल कॉर्ड, सॉलिड नहीं है। और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ही नर्व कॉर्ड है, इसका मतलब नर्व कॉर्ड भी एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है। दूसरा है क्या बेटा? नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है। स्टोमेटोकॉर्ड भी एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ये जो नोटोकॉर्ड है ये रॉड लाइक है। कैसा होता है बेटा ये? तो सॉलिड, फ्लेक्सिबल, रॉड लाइक। बाकी ये दोनों स्ट्रक्चर हॉलो होते हैं। अब बात आती है एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल, कॉर्डेटा फाइलम के मेंबर्स में आपको नोटोकॉर्ड मिलेगी, और ऐसे ही हेमीकॉर्डेटा फाइलम के मेंबर्स में आपको स्टोमेटोकॉर्ड देखने को मिलेगा। और ये जो नर्व कॉर्ड है ये बेटा दोनों में ही होता है, कॉर्डेटा फाइलम में भी मिलेगा, और जो नॉन कॉर्डेट्स फाइलम है सभी में नहीं, लेकिन कुछ नॉन कॉर्डेट फाइलम जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इनमें भी नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी वाला पढ़ना चाहते हो तो आप ध्यान रखो सॉलिड ड्रम, बस इतना ध्यान रखो। सॉलिड से तो सॉलिड हो गया, डी से हो गया डॉर्सल, और आर से हो गया रॉड लाइक, आर से हो गया रॉड लाइक, और एम से हो गया मीजोडर्मल। तो मेरे बेटा नोटोकॉर्ड एक सॉलिड, रॉड लाइक, मीजोडर्मल, डॉर्सल स्ट्रक्चर है। आगे बात समझ में? फटाफट रिपीट करो। देखो, नोटोकॉर्ड की पोजीशन क्या है, स्टोमेटोकॉर्ड की क्या है, और नर्व कॉर्ड के डॉर्सल वेंट्रल दोनों हो सकती है। हमारी बॉडी में नर्व कॉर्ड की पोजीशन क्या है? ठीक है, नोटोकॉर्ड नर्वस सिस्टम का एंडोस्केलेटन, स्टोमेटोकॉर्ड है, और नर्व कॉर्ड किसका पार्ट है? नोटोकॉर्ड का ओरिजिन एक्टोडर्मल की मीजोडर्मल, स्टोमेटोकॉर्ड का ओरिजिन, नर्व कॉर्ड का ओरिजिन। स्टोमेटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड दोनों अंदर से सॉलिड है कि हॉलो है, और नोटोकॉर्ड कैसा स्ट्रक्चर है? सॉलिड। क्लियर है बेटा इतना? बोलो भाई, कर लो। अब अगर सिर्फ एनसीईआरटी वाला ध्यान रखना है तो ये ट्रिक नोट कर लो, सॉलिड ड्रम। वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्री एक ही बात है। आपके अकॉर्डिंग बेटा जो काम की चीज है उसे आप जरूर नोट करें।
नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड में डिफरेंस बताया तो नोटोकॉर्ड एंडोस्केलेटन का पार्ट है, बॉडी को सपोर्ट देना। नर्व कॉर्ड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। स्टोमेटोकॉर्ड भी एंडोस्केलेटन का पार्ट है, वेंट्रल पोजीशन पर होता है, बॉडी को सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना, ये स्टोमेटोकॉर्ड का काम है। और ये हेमिकॉर्डेटा फाइलम में मिलेगा। ऑर्गन के पास ब्लड आर्टरीज सही आएगा, उसके बाद ऑर्गन के चारों तरफ जो स्पेस है उसी में ब्लड को डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है भाई। बड़ा हो गया ये। बेटा ये समझ में आ गया सभी को? तो उसमें क्यों बोलते हैं कि समझ, फिर से बताओ। हैं? अरे तो सुन तो रहे होगे, जो बोल रहा हूँ वही सुनाई पड़ रहा होगा ना, कि कुछ और सुनना है वो? तो फिर कैसे समझ नहीं आया? सामने दिख रहा है भाई, सब कुछ है। हाँ यही सही होगा, सो जाते होंगे बीच बीच में। कभी कभी टीचर को परेशान करने के लिए भी बच्चे लिख देते हैं क्या, सर फिर से बताओ? ऐसा नहीं है? अरे वाह। नहीं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मैंने बोला इसकी पोजीशन वेंट्रल है, सर फिर से बताओ। हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ बेटा, अब इसके बाद अगला जो है प्रोटोड्यूटेरोस्टोमिया बता दिया था मैंने। सेगमेंटेशन देखिए। हाँ सेगमेंटेशन ना पीछे की तरफ होगा बेटा, बैक साइड में देखो। बताया है मैंने, जब आप सीलोम पढ़ रहे थे ना, तो ब्लास्टोपोर किसमें कन्वर्ट होता है ये नहीं बताया था? ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, एनस बनता है, नहीं बताया था? चलो अभी बता देंगे, फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, सेगमेंटेशन सुनो। हाँ अब देखो, सेगमेंटेशन में एक कंडीशन है बेटा, ट्रू सेगमेंटेशन, और एक कंडीशन है फॉल्स, और एक कंडीशन कुछ भी नहीं, अनसेगमेंटेड। सेगमेंट है ही नहीं, अनसेगमेंटेड बॉडी, एक ये है। अब ये देखते हैं होता क्या है, थोड़ा समझने वाला है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। देखो, ये जो ट्रू सेगमेंटेशन होता है बेटा, इसी को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आप ऐसे भी बोल सकते हो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है भाई, बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन अदर नेम है इसका।
और जो सेगमेंट्स होते हैं यहां पर, सेगमेंट्स, इन सेगमेंट्स को बोलते हैं मेटामियर्स। सेगमेंट का नाम होता है ये, या फिर सेगमेंट्स को बोल सकते हैं सोमाइट्स। एक ही बात है, सेगमेंट्स को मेटामियर्स बोलो या सोमाइट्स बोलो, बात एक ही है। अब देखो यहां है क्या, सुनना। अगर किसी एनिमल की बॉडी में सेगमेंट है तो आप बोलोगे उसकी बॉडी सेगमेंटेड है। वही हमें पढ़ना है। जैसे अर्थवॉर्म जो होता है, गीली मिट्टी में रहता है, रेनी सीजन में दिखाई पड़ता है जनरली, उसको लो और थोड़ा ध्यान से देखो तो हमें नेकेड आई से भी उसकी बॉडी में लाइनें से दिखेंगी छोटी छोटी, वो सेगमेंट ही हैं। तो वही चीज हमें पढ़नी है कि भाई ट्रू सेगमेंटेशन क्या है, फॉल्स क्या है। और बहुत से ऐसे एनिमल भी आपको दिखेंगे जिसमें सेगमेंट मिलेंगे ही नहीं। तो कैसे क्या होता है देखिए, इसको समझने के लिए एक सिंपलेस्ट डायग्राम दिखा रहा हूं। ये देखिए, एक ये एनिमल है आपके सामने, ये देखो बेटा, सुनना ध्यान से। ये एनिमल है, ये देखो, इसकी बॉडी में मैंने सेगमेंट दिखा दिए। अब सुनना जरा, ये देखो इसकी बॉडी में ये जो देख रहे हो ना, ये है एक्सटर्नल सेगमेंट। एक्सटर्नल सेगमेंट यानी इसकी बॉडी में बाहर से भी सेगमेंट हैं, एक्सटर्नल सेगमेंट। और ये जो है, ये इसकी बॉडी में अंदर से भी सेगमेंट हैं। तो बेटा ये हो गए इंटरनल सेगमेंट्स, ठीक है, ये इंटरनल सेगमेंट्स हो गए। तो कुल मिला के ये जो एनिमल है, इसकी बॉडी बाहर अंदर दोनों तरफ से सेगमेंट में बटी हुई है। ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद ये मैंने इसकी एलिमेंट्री कैनाल दिखा दी। इसकी बॉडी के अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये देखो, नाम लिख देता हूं मैं, ये है एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल की जो लोअर ओपनिंग होती है, ये इसे बोल दिया एनस। ये एनस हो गई। ये जो आपके सामने डायग्राम बना है, यही ट्रू सेगमेंटेशन है। अब ट्रू सेगमेंटेशन के लिए बेटा 4 कंडीशन हैं जो मैं बताऊंगा। अगर वो अवेलेबल हैं तो ट्रू होगा, और अगर वो चारों कंडीशन नहीं है तो आप उसे फॉल्स कह दो। क्या है 4 कंडीशन? पहली कंडीशन, बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट में डिवाइड होनी चाहिए, है यहां पर डिवाइड। दूसरी कंडीशन, एटलीस्ट सम ऑर्गन सेगमेंट वाइज रिपीट होने चाहिए। यहां को इस सेगमेंट में यही एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें भी यही एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी यहां सेगमेंट वाइज एलिमेंट्री कैनाल रिपीट हो रही है। ऐसा नहीं है कि हर सेगमेंट की अपनी अलग एलिमेंट्री कैनाल है, ऐसा नहीं है। एक ही एलिमेंट्री कैनाल है और वो सभी सेगमेंट में फैली हुई है, यानी सेगमेंट वाइज एलिमेंट्री कैनाल रिपीट हो रही है। 2 कंडीशन हो गई। तीसरी, सेगमेंटेशन शुड बी एम्ब्रियोनिक। ऐसा नहीं है कि पैदा हो गए उसके बाद भी बॉडी में सेगमेंट बनते चले जा रहे हैं। जितने सेगमेंट हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाने चाहिए। आई बात समझ में? और लास्ट पॉइंट, सेगमेंट्स शुड बी सिमिलर टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि ये गोल हो गया सेगमेंट, ये चौकोर हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। सारे सेगमेंट स्ट्रक्चर, शेप, साइज में सेम होने चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन किसी एनिमल में दिख रही हैं, आप बोलोगे इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन है या ट्रू सेगमेंटेशन है, और इसके जो सेगमेंट्स हैं इन्हें मेटामियर्स या फिर सोमाइट्स बोलेंगे। क्लियर है ये बात? वही कि ये किस में होता है। तो इसके लिए ये देखिए, ए से है एनालिडा, अर्थवॉर्म एनालिडा फाइलम में आता है, और अगला ए है ऑर्थ्रोपोडा, और अगला सी है कॉर्डेटा। लेकिन हम कॉर्डेटा में आते हैं, हमारी बॉडी में तो कहीं सेगमेंट दिख ही नहीं रहे हैं। होते हैं हमारी बॉडी में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, उसके बाद डिसअपीयर हो जाते हैं। और ये कह रहा है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाने चाहिए। इस वजह से हम आपको ट्रू सेगमेंटेशन में ही रखते हैं। अब उसके बाद बात आती है फॉल्स की। तो बेटा जो 4 कंडीशन मैंने बताई हैं, ये यहां पर अप्लाई नहीं होंगी। तो देखो एक डायग्राम बनाता हूं, ये देखिए,
ये एक एनिमल है, ये देखो बेटा, ये एक एनिमल है, ध्यान से सुनो, ये एनिमल है, टेप वॉर्म है ये, प्लेटीहेल्मिन्थी। जब फाइलम आप लोग पढ़ोगे तो वहां पर इसके बारे में बताया जाएगा। ये टेप वॉर्म है, ये देखिए, ये इसकी बॉडी में देखो बेटा, ये सेगमेंट्स हैं। तो जो फॉल्स सेगमेंटेशन होता है इसे स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। और आपको पता है यहां ये जो सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स, इन सेगमेंट्स का नेम रखते हैं प्रोग्लोटिड्स। थोड़ा टफ नेम है लेकिन कोई बात नहीं, लर्न हो जाएगा। प्रोग्लोटिड्स सेगमेंट्स का नाम होता है। और ये फॉल्स सेगमेंटेशन किसमें होता है? तो आपको मिलेगा प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम में, और प्लेटीहेल्मिन्थस में भी सम में नहीं, सिर्फ टेपवॉर्म में, टेपवॉर्म में। अनसेगमेंटेड बॉडी बेटा, इसके अलावा जो फाइलम बचे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, मोलस्का, इन सब में सेगमेंट होता ही नहीं है। तो सिर्फ मोलस्का के लिए पूछते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में लोग क्या करते हैं, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का भी गिन लेते हैं। मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता, तो अनसेगमेंटेड के लिए आप मोलस्का ध्यान रखना, मोलस्का फाइलम के मेंबर में सेगमेंट्स नहीं होते। आगे बात समझ में? सीधे बैठो, सीधे। अब देखो इधर, अभी नंबर आ रहा है, पूछूंगा क्वेश्चन में एक एक से, ध्यान सुनना। और बेटा जब मैं रिपीट कराया करूं उसका क्या मतलब है? ये थोड़ी मतलब है कि मेरे साथ साथ बोल दो बस, उससे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। एक क्या होता है सिर्फ बोल देना, एक क्या होता है ध्यान करके बोलना, दोनों में अंतर होता है। तो अगर आप मेरे साथ 10 बार रिपीट कर जाओ, मेरे साथ साथ बोलते रहो, मैं बोलूं मेरे डर की वजह से, पिंच करने की वजह से आप भी बोल दो, उससे फायदा नहीं मिलेगा। फायदा कब मिलेगा? जब आप सिंसियर होगे, हर चीज का लाभ लोगे। आपको पता है कि भाई अगला 2 बार बुलवा रहा है, तो आपको ध्यान करके बोलना है कि भाई अच्छा ठीक है, अनसेगमेंटेड बॉडी मोलस्का में होती है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 2 तरीके से बोलना होता है, एक मन से बोलना, एक ऐसे ही बकबका देना। तो ऐसे ही नहीं, मन से बोलना है। अब देखो इधर, सेगमेंटेशन का सिंपल मतलब है बॉडी में सेगमेंट्स का होना, ठीक है, आसान है। इसमें 3 कंडीशन है, ट्रू सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन और सेगमेंट्स का ना होना। सेगमेंट्स नहीं होते, एग्जांपल मोलस्का फाइलम, इसी के लिए जनरली पूछते हैं। अब ट्रू फॉल्स क्या है बेटा? ट्रू सेगमेंटेशन को साइंटिफिकली मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहते हैं, और जो सेगमेंट्स होते हैं उनको मेटामियर्स या सोमाइट्स कह देते हैं। क्लियर है ये? ट्रू सेगमेंटेशन के 4 कंडीशन होनी चाहिए। पहली, बॉडी अंदर और बाहर डिवाइड होनी चाहिए, किसमें? दूसरी, सेगमेंट्स एक दूसरे से सिमिलर होने चाहिए कि अलग अलग? अगला, सेगमेंट के साथ साथ कुछ एक ऑर्गन रिपीट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और सेगमेंट बन जाने चाहिए थ्रू आउट लाइफ कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में? बोलिए। एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ये एग्जांपल हो गए। फॉल्स में क्या होगा? देखो पूरी बॉडी में सेगमेंट भी नहीं है, यहां तक सेगमेंट है लेकिन आगे यहां पर सेगमेंट है भी नहीं। तो बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली सेगमेंट में डिवाइड हो, पूरी बॉडी, ये भी चीज फॉलो नहीं हो रही है। दूसरी चीज, सेगमेंट एक दूसरे के सिमिलर भी नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा है, फिर ये छोटा है, फिर ये छोटा है, फिर ये और छोटा हो गया। और तीसरी चीज, सेगमेंट्स थ्रू आउट लाइफ इसमें बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही सेगमेंट बन जाए, ये चीज भी फॉलो नहीं हो रही है। और ऑर्गन्स भी यहां रिपीट नहीं होंगे। कैसे? देखो, जैसे मान लो ये जो सेगमेंट है बेटा, इसमें ये टेस्टीज प्रेजेंट है, ये देखिए, और ये जो दूसरा सेगमेंट है इसमें अलग से टेस्टीज हैं। तो आप क्या देख रहे हो? हर सेगमेंट का अपना अलग सेट ऑफ ऑर्गन है। ऐसा नहीं है कि एक ही टेस्टीज हर सेगमेंट में फैली हुई है। इस सेगमेंट की अलग टेस्टीज हैं, इस सेगमेंट की अलग टेस्टीज हैं, ऐसे इसकी अलग टेस्टीज होंगी। तो हर सेगमेंट का
अपना अलग सेट ऑफ ऑर्गन अगर है तो ये ट्रू बोला जाएगा कि फॉल्स बोला जाएगा? बोलो भाई, करो नोट इसको। नोट मतलब जो सही आपको लग रहा हो। प्रोग्लोटिड सेगमेंट का नाम है फॉल्स सेगमेंटेशन में। एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा ट्रू सेगमेंटेशन के एग्जाम्पल हैं। टेपवर्म में होते हैं तो आप टेपवर्म ही लर्न कर लो फॉल्स किसमें है। अरे सुन लिया कि मेरे पूछने के बाद मैं भी उसका आंसर रिपीट किया करूं? सुन लिया मैंने ये बात जो बोल रहे हो। स्टोमेटोकॉर्ड भी बॉडी को सपोर्ट देती है, सपोर्ट प्रोटेक्शन। स्ट्रेंथ 1000 बच्चे बैठे हैं, 1000। इसकी पीडीएफ आप लोगों को आज मिल जाएगी अभी लेक्चर ओवर होने के बाद। जो इसकी पीडीएफ है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, शुरुआत से पूरा। तीनों कॉर्ड में, कॉर्ड की जो स्पेलिंग है ये CHORD नहीं है, पहली बात तो ये। नर्व कॉर्ड में CORD है। और तीनों का फंक्शन सेम कहाँ है? नर्व कॉर्ड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड सपोर्ट देता है क्या बॉडी को? बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। नहीं, सीरियस नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। पीडीएफ मिलेगा तो ये मजाक में कह रहा हूं। मिलेगा मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, अभी भेज दूंगा आज मैं। हो गया बेटा ये? अरे हो गया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले मैं कौन सा फाइलम आप लोगों को पढ़ाऊंगा? ओरिफेरा। हाँ बेटा, एक लास्ट कैरेक्टर है और है इसका, बॉडी प्लान। देखिए, बॉडी प्लान में एक कंडीशन है सेल एग्रीगेशन। सेल एग्रीगेशन। और ये बॉडी प्लान आपको मिलेगा पोरिफेरा में। अगला जो बॉडी प्लान है बेटा, ये है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और ये आपको मिलेगा सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थस। देखो ये होता क्या है बेटा, इधर देखो। ये एक एनिमल है आपके सामने, देखिए ये
ये देखो बेटा, ये एक एनिमल है, सिर्फ सामने ध्यान देना है सभी को, बाकी कोई काम नहीं करना है। ये देखो बेटा, ये एक एनिमल है, हाइड्रा है मान लो, ये इसमें टेंटिकल्स हैं, पढ़ोगे भी आगे। ये इसकी बॉडी में है बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी, सीलोम नहीं है, ये नॉर्मल स्पेस है। और या फिर इसे मैंने कह दिया ये है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये बेटा देखो, यहां पर ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये इधर से तो बंद है, यहां से सिर्फ इधर से खुला हुआ है, तो यहीं से फूड इसके अंदर आएगा ऐसे, और डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट बनेंगे वो यहीं से बाहर भी निकलेंगे। इसका मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सिंगल ओपनिंग, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बेटा, इसमें सिंगल ओपनिंग है, केवल एक ओपनिंग है इसमें, सिंगल ओपनिंग। और ये सिंगल ओपनिंग माउथ की तरह भी एक्ट कर रही है और एनस की तरह भी एक्ट कर रही है। ये देखिए, तो जब किसी भी एनिमल में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक ओपनिंग हो तो इससे बोलेंगे इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एक बार और समझो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, अगर बॉडी के अंदर कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ये है, बॉडी के अंदर रखा है, बायो में क्या होता है, अगर कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक साइड से क्लोज है, इधर से बंद है, और एक साइड से ओपन है, तो आप इसे ब्लाइंड ही बोलोगे। ब्लाइंड का मतलब यह नहीं होता कि दोनों तरफ से बंद है, एक तरफ से भी अगर बंद है तो आप उसे ब्लाइंड ही कहोगे। तो कुछ ऐसे फाइलम के एनिमल्स होते हैं जिनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक ही ओपनिंग होती है, वो माउथ भी वही है और एनस भी वही है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट कहेंगे क्योंकि सिंगल ओपनिंग है, और ऐसा बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोला जाएगा। ये चीज आपको सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थीज में मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी या सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थीज, इन तीनों फाइलम में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, और इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा कंप्लीट होता है कि इनकम्प्लीट, बोलो। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट जो है यहां पर, ये है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, आगे के फाइलम्स लिख दो, तो ये चीज आपको एस्केहेलमिन्थस यानी एस्केहेलमिन्थीस से लेकर के कॉर्डेटा तक आपको यही चीज मिलेगी, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। यहां क्या होता है, ये देखो बेटा, ये माउथ है और ये एनस है, यानी एलिमेंट्री कैनाल में टू सेपरेट ओपनिंग है। ये देखो, तो ये जो यहां पर हुआ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दो सेपरेट ओपनिंग होने की वजह से बोलेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ये कंप्लीट है यहां पर, क्योंकि टू सेपरेट ओपनिंग है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का शेप जो है ट्यूब लाइक होता है, और ये इस एनिमल की बॉडी वॉल है, और आपको पता है जो बॉडी वॉल है ये भी ट्यूब लाइक होती है, ये बॉडी वॉल भी ट्यूब लाइक होती है। देखो कैसे, अगर हम अपनी बॉडी में लाइन खींचे ऐसे, तो एक राउंडेड सी लाइन बनेगी ऐसे बॉडी वॉल पर, तो हमारी बॉडी वॉल कैसी हुई है, राउंडेड, मतलब ट्यूब लाइक हुई ना यार। ऐसे लाइन खींचो, देखो ऐसे, तो गोल लाइन ही तो बन रही है, तो बॉडी वॉल ट्यूब लाइक है, और अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो है वो भी ट्यूब लाइक है, तो ट्यूब के अंदर ट्यूब है, इसीलिए बॉडी प्लान को बोल दिया ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब। और जब ऐसा बॉडी प्लान हो तो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, क्योंकि दो अलग अलग ओपनिंग होती है, माउथ अलग एनस अलग। क्लियर है इतना, बोलो। तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो गया। अब देखो, कल जब मैं सीलोम आपको पढ़ा रहा था, तो जब मैंने सीलोम कैसे डेवलप होती वो जब बता रहा था,
तो मैंने आर्केंट्रॉन या इंटेरॉन या एम्ब्रियोनिक गट बताया था मैंने कहीं। वो एम्ब्रियोनिक गट या आर्केंट्रॉन की जो ओपनिंग थी उसे ब्लास्टोपोर कहा था मैंने। क्या कहा था? क्या कहा था? आर्केंट्रॉन या इंटेरॉन आगे जाके एलिमेंट्री कैनाल में बदल जाती है। किसमें? तो वो जो पोर था ब्लास्टोपोर, वो किसमें बदलता है? इस बेस पर दो कैटेगरी बना दी जाती हैं, प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटीरोस्टोमिया। प्रोटो का मतलब पहले, स्टोमिया का मतलब माउथ, और ड्यूटीरो का मतलब बाद में, स्टोमिया का मतलब माउथ। अब मान लीजिए कोई ऐसा एनिमल है जिसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ब्लास्टोपोर जो है वो पहले माउथ में बदल गया, एनस बाद में बनी, तो आप बोलोगे वो एनिमल प्रोटोस्टोमिया है। वो एनिमल क्या है बेटा? और अगर किसी एनिमल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो ब्लास्टोपोर था वो एनस में बदल गया, माउथ बाद में बना, तो उसे बोलोगे ड्यूटीरोस्टोमिया। तो उसे क्या बोलेंगे? हमारा जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है मदर के यूट्रस में, तो पता है क्या होता है? आर्केंट्रॉन या इंटेरॉन, उससे एलिमेंट्री कैनाल बन जाती है, और वो जो ब्लास्टोपोर है ना वो एनस में बदल जाता है पहले, माउथ बाद में डेवलप होता है। तो हम क्या हैं, प्रोटोस्टोमिया की ड्यूटीरोस्टोमिया है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के मोलस्का तक प्रोटोस्टोमिया होते हैं, और बाकी काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा ये ड्यूटीरोस्टोमिया होते हैं। क्लियर है इतना बेटा? बोलो यार। इधर देखो, अगर बॉडी में सेल्स इधर उधर पड़ी हुई हैं, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम कुछ भी नहीं है, इसे बोलेंगे सेल एग्रीगेशन। क्या बोलेंगे? किसमें होता है ये? अगर बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक सिंगल ओपनिंग है तो इसे ओपन बोलोगे कि ब्लाइंड बोलोगे? और ब्लाइंड बॉडी प्लान किसमें किसमें होता है? टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। बाकी के फाइलम में कौन सा होता है? हैं? इस वजह से बोलते हैं क्योंकि बॉडी वॉल किसकी तरह दिखती है, और एलिमेंट्री कैनाल भी किसकी तरह, और इनके एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट के इनकम्प्लीट, क्योंकि टू सेपरेट ओपनिंग होती हैं। क्लियर है ये? पहले अगर माउथ बन रहा है ब्लास्टोपोर से तो क्या होगा, प्रोटो की ड्यूटीरो, और अगर एनस पहले बन जाए तो क्या बोलोगे, ड्यूटीरोस्टोमिया। क्लियर है इतना बेटा? बोलो। ये आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। दो छोटे छोटे कैरेक्टर और भी हैं, इसको नोट कर लो फिर बताता हूं। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके मोलस्का तक प्रोटोस्टोमिया, वो नहीं आते किसी में भी। उसमें कुछ होता कहां है बेटा, वो तो सेल्स लगी रहती हैं। पोरीफेरा ही है, पोरीफेरा फाइलम के मेंबर्स को ही स्पॉन्जस बोलते हैं। प्रोटोस्टोमिया की स्पेलिंग यही है जो आपने लिखी है, और प्रोटोस्टोमिया प्लेटीहेल्मिन्थेस टू मोलस्का। ड्यूटीरोस्टोमिया के एग्जाम्पल हैं हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। हाँ, तो वो जो सिंगल ओपनिंग होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस में वो ब्लास्टोपोर से ही बनती है। कितने लोगों को ब्लड दिख रहा है? कितने लोगों को? सबको क्लियर दिख रहा है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है। अब ये कौन महाशय हैं जो बोल रहे हैं कि इनको सही नहीं दिख रहा है? आदिति प्रिया, बेटा ये एकदम ठीक है। सब लोग जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं सब ये बोल रहे हैं एकदम क्लियर है। अब आप देखो अपना सिस्टम, उसे चेक करो।
यहां से एकदम ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के मोलस्का तक ये प्रोटोस्टोमिया के एग्जाम्पल हैं। पहले क्या बना ये यहां नहीं देखना है, यहां ब्लास्टोपोर से जो ओपनिंग बन गई, ब्लास्टोपोर से ओपनिंग बन रही है। तो अगर ऐसा एग्जाम में आ जाता है तो हम प्लेटीहेल्मिन्थेस को इसी प्रोटोस्टोमिया में ही रखेंगे, अगर ऐसा आ गया तो। बाकी इसमें ये डिफरेंशिएशन नहीं होता है ऐसे। मेनली जो डिफरेंशिएशन है वो इसके हेल्मिन्थेस से स्टार्ट होता है, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस के लिए कभी एक दो बार पूछा जा चुका, अगर आ ही गया तो आप उसको प्रोटोस्टोमिया ही बताओगे। क्योंकि ऐसा भी बोल सकते हैं ब्लास्टोपोर से जो पोर बनेगा, उस पोर से पहले क्या होगा, खाएगा तभी तो वेस्ट निकालेगा ना। तो मेन तो वो माउथ ही हुआ ना, उसके बाद जब डाइजेशन हो जाएगा तब वेस्ट बाहर निकलेंगे। तो एनस की तरह तो बाद में एक्ट करेगा, पहले तो वो माउथ ही हुआ और वो ब्लास्टोपोर से बन रहा है। ड्यूटेरोस्टोमिया के एग्जांपल है काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बेटा, दो तीन छोटे छोटे पॉइंट हैं बेटा, इधर देखो। एक है, ये आपको अभी आगे काम देगा, सेक्सुअलिटी। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, देखो बेटा, एक डीयू और एमबीएच, ये क्या है कि आपको परेशान करेंगे ये वर्ड, इस वजह से मैं बता रहा हूं। डी का मतलब यहां पर डाइसियस है, और यू का मतलब है यूनिसेक्सुअल। ऐसे ही बेटा यहां पर एम का मतलब मोनोइसियस है, और बी का मतलब बाइसेक्सुअल है, और एच का मतलब हर्माफ्रोडाइट है। देखो बेटा, ये मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, और ये डाउट आता है कि सर कौन डाइसियस, कौन यूनिसेक्सुअल, कौन बाइसेक्सुअल, कौन हर्माफ्रोडाइट, सब मिक्स हो रहा है। तो डी यू एम बी एच दिल्ली यूनिवर्सिटी, डी यू एम बी एच, ऐसे ध्यान रखना है। डी के साथ यू लगा हुआ है, एम के साथ बी एच लगा हुआ है। जो डाइसियस है वही यूनिसेक्सुअल है, और जो मोनोइसियस है वही बाइसेक्सुअल है, वही हर्माफ्रोडाइट है। ये तीन एक बातें हैं, ये दो एक बातें हैं। अब ये होता क्या है, हमारे अंदर, हमारी अपनी एक बॉडी में एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और वो है टेस्टीज। ओवरीज तो नहीं है ना किसी के पास, हाँ, कि छुपाए बैठे हो आराम से, टेस्टीज ही है ना। तो एक बॉडी में एक तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो हम यूनिसेक्सुअल हैं। हम क्या हैं, ह्यूमन यूनिसेक्सुअल है, यानी हम अपने आप को डाइसियस भी कह सकते हैं। आगे बात समझ में, बोलो। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, वो भी फाइलम वाइज पढ़ते चले जाओगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस ही उठा लो, तो उसमें क्या होता है, एक ही की बॉडी में टेस्टिज ओवरीज दोनों चीजें मिलेंगी। तो जब दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में हो तो फिर इसे बोलेंगे बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल को ही कह सकते हैं क्या, या फिर, या फिर, ध्यान रखना ये बात, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे। अब आगे एक वर्ड है बेटा, डेवलपमेंट, ये भी देख लो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी है, आगे ये टर्म मिलेंगे ये सब। देखो, ये मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है। देखो बेटा, दोनों फ्यूज हुए, जाइगोट बन गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, ईडी मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो बन गया लार्वा। ये देखो, अब ये जो लार्वा है ना बेटा, इसमें होगी मेटामॉर्फोसिस,
और मेटामॉर्फोसिस की वजह से बन जाएगा एडल्ट। अब ये क्या चीज है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी का बदल जाना। जैसे देखो, मेल गैमेट फीमेल गैमेट जुड़े, जाइगोट बना, ईडी हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लार्वा बन गया। अब पता है, जैसे मैं लार्वा हूं, तो अब मेरे अंदर क्या होगा? ये हाथ यहां से हट गए, इसकी जगह विंग से जुड़ गया करके। ये हेयर्स यहां से हट गए, हेयर्स उगे ही नहीं। पैर यहां से हट गए, यहां जुड़ गया करके। तो मेरी पूरी मॉर्फोलॉजी जो है, बॉडी का शेप वही रहेगा कि बदल जाएगा? यही मेटामॉर्फोसिस है। और बदलने के बाद मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसी को क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। आगे बात समझ में? दूसरी तरफ देखते हैं, जाइगोट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ तो बना यहां पर यंग, या फिर इसी को बोल सकते हैं जुवेनाइल, या फिर इसी को कह सकते हो न्यूली बॉर्न बेबी, जो हम लोगों में होता है। और फिर इसकी नॉर्मल ग्रोथ होगी तो ये जो बेबी है ये बदल जाएगा एडल्ट में। अब ग्रोथ और मेटामॉर्फोसिस में फर्क है। ये हुआ बेटा यहां पर डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब देखो, हम लोगों में बेबी बनता है, ऐसा तो नहीं है कि बेबी में हाथ हट जाते हैं, विंग्स आ जाते हैं, बाल हट जाते हैं फिर उगते ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। जो ऑर्गन बन गए बन गए, बस उन ऑर्गन का साइज बढ़ता रहता है, यही तो होता है ना। तो इसे नॉर्मल ग्रोथ बोलेंगे। और बेबी फिर एक टाइम के बाद एडल्ट में बदल जाता है। तो जैसे फ्रॉग है, उसमें टेडपोल लार्वा बनता है, तो फ्रॉग डेवलपमेंट डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट? हमारे में बेबी बनता है, लार्वा नहीं है, तो हमारे में डेवलपमेंट डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट? क्लियर है ये? बोलो। ये आपका खत्म हो गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मॉड्यूल निकालो अब सभी लोग। मॉड्यूल निकालो। मॉड्यूल में पेज नंबर 7 ये लिखा DUMBH, नहीं लिखा ना? ठीक है, इसी में देखना कंफ्यूज हो गया आगे कि कौन यूनिसेक्सुअल है, कौन डाइसियस है, कौन मोनोइसियस है, कौन बाइसेक्सुअल है। DUMBH बेटा काम की चीज लिख लिया करो, कब तक मैं ऐसे बोलता रहूंगा? और याद रहेगी तो बात ही अलग है, फिर तो मत ही लिखो। हाँ बेटा, अब पेज नंबर 7, इसमें देखिए एक चार्ट बना हुआ है। बना हुआ है क्या बेटा? आप लोग भी मॉड्यूल का पेज नंबर 7 निकालो, उसमें एक चार्ट बना हुआ है और उस चार्ट को खोल के बैठो, देखो उसमें क्या क्या है, मैं बता रहा हूं। ध्यान, बड़ा आसान है। देखो बेटा, इस चार्ट से क्वेश्चन अगर आएंगे तो कैसे आएंगे? जैसे एनिमल किंगडम है, इसको 2 सब किंगडम में डिवाइड कर दिया गया, एक पैराजोआ और एक यूमेटाजोआ। क्या करेंगे? यूमेटाजोआ लिख देंगे, पैराजोआ की जगह ए लिख करके छोड़ देंगे। अब आपको बताना होगा कि ए की जगह क्या आएगा। समझ गए ना? फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि पूरे चार्ट में कहां से कौन सी चीज आएगी। तो देखो बेटा, कैसे कैसे किया गया, बड़ा आसान है। अब मॉड्यूल में देखते रहना सभी लोग, आप लोग भी मॉड्यूल में देखते रहना। देखो, एनिमल किंगडम को 2 सब किंगडम में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जिन एनिमल्स में सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्यूलर लेवल का, उन सभी को पैराजोआ सब किंगडम में रखते हैं।
और जिन एनिमल्स में बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का होगा, उन सभी एनिमल्स को यूमेटाजोआ में रखेंगे। ठीक है ना बेटा? तो पैराजोआ में पोरीफेरा फाइलम आएगा, क्योंकि इसी में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। उधर यूमेटाजोआ को आगे दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया। एक डिवीजन जो है बेटा, ये है यहां पर रेडिएटा, और दूसरा है बाइलेटेरिया, यानी डिवीजन सिमेट्री के बेसिस पर बनाया गया है। रेडियल सिमेट्री वाले जो एनिमल्स हैं वो रेडिएटा डिवीजन में आ जाएंगे, और बाइलेटरल सिमेट्री वाले बाइलेटेरिया में आ जाएंगे। तो रेडिएटा के नीचे सिलेंट्रेटा टीनोफोरा लिखा हुआ है, क्योंकि इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। अब बाइलेटेरिया जो है डिवीजन, इसको 2 सब डिवीजन में बांट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। 2 हैं, एक है प्रोटोस्टोमिया और दूसरा है ड्यूटीरोस्टोमिया। सब डिवीजन प्रोटोस्टोमिया में वो आएंगे जिनमें पहले माउथ बनेगा, और ड्यूटीरोस्टोमिया में वो आएंगे जिसमें पहले एनस बनेगी। ठीक है ना बेटा? अब प्रोटो और ड्यूटीरो सब डिवीजन को सेक्शन में बांट दिया गया सीलोम के बेसिस पर। तो प्रोटोस्टोमिया में पहला सेक्शन है एसिलोमेट, जिसमें सीलोम ना हो, एग्जाम्पल हो गया प्लेटीहेल्मिन्थेज। दूसरा है स्यूडोसिलोमेट, जिसमें फॉल सिलोम हो, एग्जाम्पल हो गया एसके हेल्मिन्थेज। और उसके बाद है यूसिलोमेट, साइजोसिलस टाइप वाली सीलोम, एग्जाम्पल हो गया एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और दूसरी तरफ ड्यूटीरोस्टोमिया जो है, उसको भी एंटीरोसिलस सिलोमेटा में डिवाइड कर दिया गया सेक्शन, और उसमें आता है हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। क्लियर है सभी को ये? बोलो। अच्छा, पता है क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी कर देते हैं कभी कभी। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा फाइलम बताओ जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, बाइलेटरल सिमेट्री हो, एसिलोमेट हो, 3-3, 4-4 चीजें एक साथ पूछ दी गई। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, एसिलोमेटा, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेज के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। सुन लिया? अच्छा, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का में एक पॉइंट लिखा है हीमोसिल, लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है इधर देखो। ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का में बेटा ओपन सर्कुलेशन होता है। तो ओपन के केस में ब्लड का फ्लो कहां होगा? ब्लड वेसल में इनिशियली होगा, लेकिन एक टाइम के बाद तो ब्लड ओपन स्पेस में चला जाता है ना। और सीलोम ओपन स्पेस ही तो है एक तरह की। तो ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का में जो सीलोम होती है ना, उसी में ब्लड फ्लो करता है। और जब सीलोम में ब्लड फ्लो करेगा तो सीलोम को हीमोसिल भी कह देंगे, क्योंकि हीम वर्ड ब्लड के लिए आता है। हीम वर्ड किसके लिए आता है? लिख लो, इस पॉइंट को ऐड कर लो। ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन सीलोम। हीमोसिल क्यों बोलते हैं? ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन सीलोम। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन सीलोम। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन सीलोम। ठीक है बेटा? बोलिए। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन अब नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, आप लोग जा सकते हो। मतलब पानी या नहीं पीना हो तो घर नहीं जाना है, ये तो अभी चलता रहेगा 2 मिनट के लिए। और मैं ये जो हैंड आउट्स हैं ये अभी शेयर कर रहा हूं, आप लोगों को मिल जाएंगे।